नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की है 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री की इन्होंने घोषणा की है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री की घोषणा की है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 8 राष्ट्रीय महामंत्री की घोषणा की गई है। 13 राष्ट्रीय वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, वहीं 8 राष्ट्रीय महामंत्री की घोषणा की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी, जहां एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाली नोटों का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाता था भारतीय जाली नोटों की तस्करी, लंबे समय से जारी थी आरोपी की तलाश। आरोपी का नाम सुभाष मंडल बताया जा रहा है। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। कल रात जाली नोटों की तस्करी के लिए आया था वाराणसी। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाली नोटों का इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी के लिए आया था वाराणसी, जिसके चलते एटीएस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। मंडल बताया जा रहा है। आपको बता दें, आरोपी का नाम सुभाष मंडल बताया जा रहा है। तो एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो वाराणसी से एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, जाली नोटों का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जाली की नोटों की तस्करी करता था, लंबे समय से जारी था। आरोपी की तलाश जारी थी। आरोपी का नाम सुभाष मंडल बताया जा रहा है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। कल रात जाली नोटों की तस्करी के लिए वाराणसी आया था, जिसके चलते एटीएस ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाली नोटों का इनामी तस्कर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी से इसकी गिरफ्तारी की गई है। कल ये वाराणसी से तस्करी करने के लिए आया था, जिसके चलते एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी 50,000 का इनाम घोषित था। लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। काफी लंबे समय से एटीएस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कल मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारतीय जाली नोटों की तस्करी करता था। लंबे समय से इसकी तलाश थी एटीएस को। फिलहाल कल एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाराणसी से इसको गिरफ्त किया गया है। एक मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने बड़ी कामयाबी मिली है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है वाराणसी से, जहां पर जाली नोटों का तस्कर गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारतीय जाली नोटों की तस्करी करता था। लंबे समय से एटीएस इसकी तलाश कर रही थी। आरोपी का नाम सुभाष मंडल बताया जा रहा है। आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। कल रात जाली नोटों की तस्करी के लिए यह वाराणसी आया था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, देखिए, एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि सुभाष मंडल को गिरफ्तार किया जा चुका है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कामयाबी कहीं ना कहीं कई मायनों में जो है संकेत देती है, क्योंकि कल रात को ही एटीएस ने छापेमारी की है और लोकल पुलिस के साथ मिलकर ही छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि ये छापेमारी जो है वाराणसी के रोहनिया स्थित मोहन सराय रोड पर ये छापेमारी चली है और लगातार जो है मुखबिरों की सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। सुभाष मंडल के ऊपर जो है 50,000 का इनाम था। इसके ऊपर लगातार जो है नोटों की सप्लाई करता था, भारतीय मुद्रा की सप्लाई करता था नेपाल
नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिक जिलों में इसके जो है नोट खपते थे। तो आज जो है कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है और गिरफ्तार कर लिया गया है उसको। तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र में रहता था ये बात, और करेंसी वहीं से जो जाली नोट वहीं से छापा करता था बंगाल से, और वहां से जो है सामान लाकर नकली नोट लाकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इम्पोर्ट करता था। जी तो विकास, इस मामले में पुलिस को कोई और भी इसका साथी मिला है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो कोई इसका साथ नहीं मिला, लेकिन लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है उसको हिरासत में लेकर। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उसको जो भी, क्योंकि गैंग का सरगना है तो सुभाष मंडल है, ये गैंग का सरगना है, तो उसके गैंग के जो अलग अन्य लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इसके सूचना के आधार पर इससे जांच पड़ताल की जाएगी, जैसा ये बताएगा वैसे और अन्य जगहों पर छापेमारी करके उनसे पूछताछ की जा सकती है। और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की आशंका है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कल देर रात को जो है इसको गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही साथ जो है इसके पास से 2 लैपटॉप और कुछ ऐसे जरूरी कागजात बरामद किए गए हैं जिसका प्रयोग वो करता था नोटों के आने और ले जाने के लिए, नोटों को ट्रांसफर करने के लिए। जी तो विकास, ये आरोपी को वाराणसी से के किस इलाके से गिरफ्तार किया गया है, और उस दौरान ये वाराणसी में क्या करने आया था? पूरी जानकारी दीजिए इस खबर की। बिल्कुल, देखिए वाराणसी में कल रात को जो है मुखबिरों के आधार पर सूचना मिली, एटीएस को, स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि भाई सुभाष मंडल जो 50 साल का इनामी बदमाश है वो आया हुआ है, और उस मामले में पुलिस को तलाश थी। तो वो आया हुआ तो दरअसल नोटों की सप्लाई करने ही, वो किसी बड़े स्टेज पर जो है नोटों की सप्लाई कर रहा था। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के इलाके में मोहन सराय रोड है, तो वहीं पे जो वो आया हुआ था कुछ लोगों से मिलने, जहाँ पर पुलिस जो है अचानक से पहुंची और उसने उसको धर दबोचा। मौके से जो है 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, और साथ ही साथ उसके पास से कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जिस समय इसकी गिरफ्तारी हुई, इस समय नशे में विधुत बताया जा रहा था जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची। साथ ही साथ इसको गिरफ्तार करके एटीएस को हिरासत में दे दिया गया है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन कल देर रात को इसके पास से कुछ करेंसी बरामद हुई है, नकली करेंसी, जिसका सीधा तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल से करेंसी लेकर आया है, और साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ट्रांसपोर्ट करने वाला था, वो फैलाने वाला था। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे तो बड़े स्तर पर जो है एक कहीं ना कहीं ट्रायल माना जा रहा है ये करेंसी फैलाने का, और उसके मद्देनजर काफी बड़ी महत्वपूर्ण जो है सफलता मिली है एटीएस को। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक सरगने का गिरफ्तार होना, क्योंकि ये पूरे गैंग को ऑपरेट करता था, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर था, ये नकली करेंसियों की तस्करी करता था। तो उसको गिरफ्तार करना, उसको कब्जे में लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी एटीएस के लिए, और लगातार बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी तो अभी आरोपी के पास से क्या कुछ बरामद किया गया है पुलिस ने? बिल्कुल, देखिए इसके पास से जो है 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ 2 सेलफोन और कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए जो कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में आते हैं, शक के घेरे में आते हैं। आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं जिसपे भारत सरकार के मंत्रालय का ठप्पा लगा हुआ है, वित्त मंत्रालय का। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट इसके पास से बरामद किए गए हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट नकली होंगे, और साथ ही साथ कुछ नकली करेंसी भी इसके पास से बरामद हुई। आपको बता दें कि प्रयागराज में इसके ऊपर जो है केस दर्ज है, साथ ही साथ अन्य कई जिलों में भी इसके ऊपर केस है, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई थानों में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी तस्करी के मामले में, नोटों की तस्करी के मामले में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, और आज जो है एटीएस ने कल देर शाम इसको गिरफ्तार किया वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र से। जी तो जैसे आपने बताया कि इसके आरोपी के पास से कुछ सेंसिटिव दस्तावेज बरामद किए गए हैं, तो आखिरकार पुलिस को, प्रशासन को इतना लंबा टाइम क्यों लग गया इस तस्कर को पकड़ने के लिए? देखिए सुभाष मंडल जो था वो गैंग का सरगना था, यानी कि इसका जो नेटवर्क है काफी बड़ा नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तस्करी में काफी बड़ा इन लोगों का नेटवर्क है, और यही वजह है कि लगातार ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बसता रहा। और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोगों से भी संपर्क हो, जिसकी सहायता से ये बच के निकल जाता था, और यही वजह है कि लगातार अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन एटीएस को गुप्त सूचना मिली, मुखबिरों के आधार पर ये खबर मिली कि आया हुआ है सुभाष मंडल वाराणसी में, और उसी सूचना के आधार पर इन्होंने दबिश दी, और तब जाकर जो है इसको पकड़ लिया। नशे की हालत में ये मोहनसराय रोड के पास एक दुकान पर खड़ा था, तो वहीं से इसको धर दबोचा, और यही वजह है कि लगातार इसकी छानबीन की जा रही थी, क्योंकि इसका नेटवर्क काफी बड़ा था और कई मामलों में फरार चल रहा था। कई जगह इसने नोट तस्करी किए थे, नेपाल बॉर्डर हो चाहे बांग्लादेशी बॉर्डर, तो इसके गैंग के अन्य जो सदस्य हैं वो लगातार पकड़े जा रहे थे, और उनकी नोटों की सप्लाई लगातार वो कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके गैंग के सरगना का, लीडर का पकड़ा जाना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि आगे भी कई लोगों की गिरफ्तारी उसकी सूचना के आधार पर हो सकती है। जी दीक्षा, तो इसको देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारतीय जाली नोटों की तस्करी करता था, और लंबे समय से ये तस्करी कर रहा था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। तो आने वाले समय में कई और लोग के खुलासे हो सकते हैं इसमें।
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं अन्य लोगों के भी खुलासे हो सकते हैं। जब वो सूचना देगा, जब वो जानकारी देगा, एटीएस उसके साथ पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर जब वो जानकारी देगा कि वो किन लोगों के लिए काम करता था, चाहे उसके गैंग के अन्य सदस्य कहाँ कहाँ पर है और उसका आगे का प्लान क्या है, तो निश्चित तौर पर ही गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा भी अनुमान है। और साथ ही साथ उसके खिलाफ अन्य जो FIR दर्ज हुई है अन्य जिलों में, अन्य थानों में, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं समीक्षा करेगी एटीएस और ये चीजों को निकल कर सामने आएगी कहाँ कहाँ पर उसने अब तक नकली नोट सप्लाई किए हैं और कितनी मात्रा में जो है आगे उसको प्लान था नकली नोट सप्लाई करने का। जी, तो गिरफ्तारी के बाद प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? बिल्कुल देखिए, एटीएस ने तो कुछ ऐसे आधिकारिक तौर पर कहा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी होना अपने आप में कई बड़े संकेत है। लेकिन साथ ही साथ रौनिया थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष का कहना है कि देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है उसको उसके ऊपर और लगातार कार्रवाई जारी है। हम लगातार एटीएस के साथ सहयोग करेंगे जांच करने में और ऐसा उम्मीद है कि अन्य सरगना जो है गैंग के जो अन्य लीडर है वो भी पकड़े जाएंगे और कार्रवाई जो बनती होगी वो की जाएगी। जी, तो विकास, एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच विपक्षी धड़े के गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे के लिए रवाना हो गए। प्रतिनिधिमंडल में 16 दलों के 20 नेता शामिल हैं। हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो ऑप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं, बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहां पीड़ाएं होती हैं, जहां दिक्कतें होती हैं, वहां कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहां मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहां तक लाएंगे। देखिए, हम जा रहे हैं क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर की बात रखना चाहते हैं। मणिपुर के लोगों पर जो गुजरी है, उसके दर्द को, उनके चिंताओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ है। भाजपा का राष्ट्रवाद एक झूठा खोखला राष्ट्रवाद, उनको सिर्फ सत्तावाद पर विश्वास है। आज जो लोग वन इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने मणिपुर में 2 मणिपुर बना दिए हैं। तमिलनाडु बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 माह चलने वाली अपनी पदयात्रा एनमन एनमंकाल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका शुभारंभ करते हुए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंडेरे पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा द्वारा आयोजित एनमन एनमंकल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह रामेश्वर में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। उधर कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के मामले में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जहां शव बरामद हुआ, हमने वहां जाकर जांच की। उस जगह की दूरी को देखते हुए यह असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई है। हमने सीसीटीवी वीडियो देखा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोगों को देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहां पर मिली थी वहां पर गए। तो जो रेंज था जहां पर बॉडी थी और जहां से गोली चलाया गया, जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो
इनका जो है पुलिस की गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो है हम लोग ज्वाइंट किए। उधर झारखंड के बोकारो में शनिवार सुबह मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कुल 13 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई जबकि 9 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बोकारो के बेरमो इलाके के खोतवा में घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। सभी मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे थे, तभी वहां पर 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। इस हादसे में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रगति मैदान के भारत मंडप पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की। नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत सही है, जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस बात की अहम जानकारी मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर के वायरल वीडियो का मामले को लेकर सीबीआई ने अब केस दर्ज किया है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। तो इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मणिपुर वीडियो मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, मणिपुर मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो मणिपुर वीडियो मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी है। अभी तक सीबीआई ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मणिपुर के मामले के वीडियो मामले में अब सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, 3 मई की घटना को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है विपक्ष, जिसके चलते आज विपक्ष मणिपुर दौरे पर भी पहुंचा हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें, इस बीच ये खबर सामने आई कि सीबीआई ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। तो मणिपुर के वायरल वीडियो का ये मामला है, जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर सीबीआई ने इस मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जुबान से फिर से जहर उगला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तराखंड की शांतवादियों को आग की लपटों से झुलसा दिया। देखिए रिपोर्ट। नेता के द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उनके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार इन दलों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा बद्रीनाथ धाम पे जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, बार बार कभी सनातन धर्म पे, कभी रामचरितमानस में, अब बद्रीनाथ धाम पे टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत निंदनीय है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। इसलिए अब समाज का ये मानना है कि या तो इनका स्थान पागलखाना होना चाहिए, रांची या तो आगरा में है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको आगरा भेजे, अथवा अगर ये सही सलामत है तो अगर जानबूझ के कर रहे हैं, वहां में निश्चितता पैदा करना इनका उद्देश्य है, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी इस तरह के बयानों से सियासी बारूद फेंक रहे हों। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सियासी तूफान ला चुके हैं। तो सवाल ये कि क्या स्वामी को सपा ने खुली छूट दे रखी है, वो जब चाहें हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।